अपीयरिंग कैंडिडेट के साथ एक कठिनाई ये है कि अगर वो अपीयरिंग को हम अलाउ करते हैं तो उसका रिजल्ट और उसका सर्टिफिकेट आने के लिए हमको प्रतीक्षा करना पड़ता है। और अगर हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जैसा इस बार हम लोगों ने देखा कि सीटेट के बड़ी संख्या में लोग फेल कर गए, स्वाभाविक है कि ऐसे अभ्यर्थी लोगों ने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। अब उन्होंने जब सर्टिफिकेट ही जमा नहीं किया तो हम कब तक प्रतीक्षा करें उनके लिए? तो नेचुरली हमको मेरिट लिस्ट हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे और डीवी में हम लोग भेजेंगे और डीवी में वो छटेंगे। हम लोगों ने पाया कि जो बिना प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी जो जानकार हैं और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है विभिन्न परीक्षाओं के, जैसे आपने देखा कि STT का 2019, फिर 2023 भी आ गया, इसमें जो पहले के भी हैं, दक्षता परीक्षा है, सीटेट है, बीटेट है, STET है, कई तरह के उनके हैं और अलग अलग समय में अलग अलग कंडीशंस लगाया गया, कभी डोमिसाइल लगाया गया, कभी नहीं लगाया गया। तो वैसी स्थिति में इसकी तो सभी चीज़ की जानकारी शिक्षा विभाग को ही है। तो बिना शिक्षा विभाग के डीवी में हम लोगों ने जो डीवी कराया, हमने पहले भी कहा कि उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं थी। मैं आपको बता दूं तो जो ये आपके सामने नोटिस दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये शिक्षा विभाग का जवाब आया हुआ है। आप चाहेंगे तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके, या फिर मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें पूरा इसका सार यही है कि उन्होंने सफाई दिया है कि हमने जो मेरिट लिस्ट जारी की है वो बिल्कुल सही की है, तो ऐसा है तो वैसा, ये सारा सब कुछ। और इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट की जब बात कही गई है तो आपको उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया है, बट सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ये तो पक्का है, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने सीधा बोला है कि हम देंगे तो ज़रूर उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उस सीट को हम भरेंगे ज़रूर, लेकिन कब भरेंगे अभी इसकी गारंटी नहीं दिया उन्होंने। लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आप लोग आगे का वीडियो देखते रहिए। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 में लोग जो मांग रहे हैं, एक तो हमें उसका डेटा नहीं आया है। जब वैकेंसी हमारे पास पता चलेगा कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कितने डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तभी हम सप्लीमेंट्री आंकड़ा हमें पता चलेगा कि कितने देना है। तो उसका रिज़ल्ट हमारी प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे जाएगा। उसके पहले जो आपने अभी प्रश्न किया कि कई ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जैसे हमारे असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षाएं हैं, उसका फाइनल रिज़ल्ट देना है, हमें APO के है, हमारे AAO का है, कई ऐसे और भी हैं जैसे अभी 69th PT का है रिज़ल्ट, उसके साथ CDPO का भी उसी में लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे 68th का मेंस का रिज़ल्ट भी है। APO का अभी हम लोगों ने इंटरव्यू भी कंप्लीट करा लिया है, लेकिन अभी उसका रिज़ल्ट भी बनाना है। उसमें कुछ हमें मेडिकल कराने हैं दिव्यांगजनों का। तो इन सब को लेकर देखा जाए तो अभी हमारे कई ऐसे मामले हैं जो काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर्ड हो चुके हैं, उनका हमें परीक्षा फल निकालना है। TRE 1 के वर्क प्रेशर के कारण से कार्य बोझ बहुत ज़्यादा था उसमें, इसके कारण से वो रुक गया। तो अब चूँकि TRE 1 का कार्य बोझ कम हुआ है, तो TRE 2 के कार्य बोझ आने के पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितने लंबित मामले हैं यथासंभव हम उनको चरणबद्ध तरीके से निकालते जाएं उसका परीक्षा फल। सर, ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात हो रही है सर, आखिर अभ्यर्थी जानना चाहते हैं सर कि ये आप कब तक दे पाएंगे। मैं जानता हूं सर कि आपके पास और अन्य विभाग हैं जिनके परीक्षा आपने ली है, वो सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सर कब तक आ पाएगा? कोई सर समय सीमा तो होगी? देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट सबसे पहले तो निर्भर करेगा कि शिक्षा विभाग जो अपना प्रतिवेदन दे वो हमें बताएगी कि कितने अभ्यर्थी ड्रॉप आउट्स हुए हैं। मतलब ड्रॉप आउट्स का मतलब ये होगा जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने अभ्यर्थी हैं जो एक ही जॉब करेंगे, दूसरा जॉब खाली करेंगे, तो इसलिए वो ड्रॉप आउट्स हो गए। उसके अलावा DV में भी कुछ लोग असफल भी होंगे, कुछ लोग उसमें भी अनुपस्थित रहेंगे। मैं थोड़ा माफ करेंगे सर, स्कूल क्या शिक्षा विभाग से कोई बैठक हो गई क्या? बीच में ये सुनने में आया था कि शायद शिक्षा विभाग और आप में बैठक हो गई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने को लेकर, कोई वार्ता हुई है कि कब तक ये करना है? शिक्षा विभाग से हमारी लगातार बैठक होती रहती है। जब से हम लोगों ने परीक्षा फल घोषित किया उसके बाद हमारी 2 बैठकें भी हो चुकी हैं उनके साथ। वो हमारी हमेशा बैठक होती रहेगी, तभी तो हम आगे काम कर सकेंगे। TRE 1 से भी संबंधित, TRE 2 से भी संबंधित सभी बैठकें हमारी होते रहती हैं। हमें जब तक वो आंकड़े नहीं आएंगे तब तक स्वाभाविक है कि मैं उस पर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी समय सीमा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब आंकड़े आ जाएंगे
तो भी हमारे प्रायोरिटी में, चूँकि जैसा मैंने बतलाया कि हमारे कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं, उसका परीक्षाफल अभी लंबित है, हमारी प्रायोरिटी में अभी वो ऊपर रहेगा। और TRE 1 का सप्लीमेंट्री जो रिज़ल्ट जो होगा वो थोड़ा वेट करना होगा। सर एक सवाल ये है कि जो सर ये परीक्षा सर अभी इसका रिजल्ट आया था, जो सेकेंड फेज की जो आपने बहाली ली है सर, ये आपने 25 नवंबर तक आवेदन का आपने समय दिया है। इसी बीच सर दिवाली भी है, छठ भी है, एक महत्वपूर्ण सर छठ पूजा है। सर अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि अगर आप 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 20 दिन का समय दे रहे हैं तो सर क्या इतनी जल्दी हो पाएगा? सर क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई दबाव निकाल के दे दीजिए ताकि हम एक रिजल्ट जारी कर सकें, क्योंकि सर थोड़ा समय तो कम बचता है सर, 5 से 25 नवंबर। देखिए, शिक्षा विभाग से ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करके इस परीक्षाफल हम लोग घोषित कर सकें समय रहते। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है जब हमको आयोजित करनी है तो हम लोग इसको जाड़ा में नहीं कर सकते हैं, ठंड में नहीं हो सकता है। नहीं हो सकने का बहुत से कारण है। उसमें कुछ अभ्यर्थियों को भी असुविधा होगी, कुछ हमें भी, बाहर से आएंगे, रात में रुकने में कठिनाई होगी, प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है तो उसमें कठिनाई होगी। दूसरा कि कुछ कदाचारी भी लोग हो सकते हैं जो जिसके कारण से जाड़े में मफलर है, टोपी है, स्वेटर है, कई तरह के मतलब कदाचार करने का उनकी संभावना बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए या तो हम अभी दिसंबर में कर लें, मतलब शुरुआत में ही मतलब, और नहीं तो फिर हम लोग फरवरी के बाद कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग इसको दिसंबर में ही जल्दी करेंगे 7, 8, 9, 10 का। इसलिए हम लोगों ने एक औपबंधिक रूप से घोषित भी किया है तिथि। और ये हमारा, जैसे हम लोगों ने ये घोषणा औपबंधिक रूप से ये तिथि की घोषणा हम लोगों ने पहले ही कर रखा था। हमने विज्ञापन में के माध्यम से जो आवेदन देने के लिए हमने अधिक समय इसलिए दिया क्योंकि अभ्यर्थी अपना जो दस्तावेज है वो अपना आराम से बनवा लें और उसके बाद वो अपना जमा कर दें उसमें, इसलिए हम लोगों ने 25 तारीख तक कर दिया। लेकिन निबंधन जो है, जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी इसमें आने वाले हैं, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करें, किस विषय में कितने अभ्यर्थी होंगे, इसकी तैयारी करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें उनका निबंधन पहले करा लें और उसके पहले ये सूचना हम लोग एकत्रित कर लें। वो हम लोग कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो देखिए कि अभी 2-3 महीना पहले उन लोगों ने परीक्षा दिया, उसमें काफ़ी लोगों ने तैयारी किया ही है उसमें। और कुछ तो जैसे प्राइमरी में बीएड वाले लोग जो लोगों ने भी उसको दिया, तो एक तरह से उनके लिए ये एक प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें तो उनका होना नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। तो एक तरह से उनके लिए भी प्रैक्टिस हो गया। तो कि मैं समझता हूँ कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि दोबारा देंगे, उसमें उन लोगों की प्रैक्टिस पहले से है। उसके बावजूद अगर जो नए अभ्यर्थी भी अगर आते हैं तो वो नए अभ्यर्थी को भी मतलब 1.5 महीना तो काफ़ी मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें वही चीज़ पढ़ना है और वही चीज़ करना है जो वो बाद में जब शिक्षक बनेंगे तो जो पढ़ाएंगे या जो पढ़ा रहे हैं उनको वही जानकारी रहना है। उसकी जानकारी उसका सिलेबस के हिसाब से रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उसका स्टैंडर्ड वो रहेगा जो उनकी अपनी पात्रता अर्हता जो निर्धारित, जैसे ग्रेजुएशन अगर जिसका है तो उनका स्टैंडर्ड जो होगा क्वेश्चन का वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो उनका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अगर हम कहें कि अगर फिजिक्स विषय अगर किसी को पढ़ाना है +2 में, तो स्वाभाविक रूप से उसको +2 के विद्यार्थी से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा उनका स्तर होना है, इसलिए हम लोग PG लेवल का स्तर लेंगे। लेकिन फिजिक्स के टॉपिक्स जो रहेंगे वो वही रहेंगे जो वो 12th में पढ़ाएंगे। सर ये 70,000 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। पिछला जो हुआ था वो 1,70,000 पदों के लिए था। सर 50,000 पोस्ट लगभग वैकेंट रह गए, वो सर कब तक ऐड ऑन हो पाएगा? क्योंकि सर आपके पास कई बार जो परीक्षा हुई है, आप सर लोग फॉर्म भरते गए और आपने जो है उसमें रिक्तियाँ आप जोड़ते गए। सर ये रिक्तियाँ जो 50,000 रह गई हैं, जो वैकेंट पोस्ट है, सर क्या इसको ऐड करेंगे क्या इसमें? देखिए, कोई भी रिक्ति हम तभी ऐड कर सकते हैं जब शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग अपनी अधियाचना में उसको ऐड करने के लिए कहेगी। हमारे विज्ञापन में हमेशा रहता है कि घट बढ़ सकता है वैकेंसी, हमेशा देते हैं। और पिछले बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि 68th में भी और 69th कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी हम लोगों ने वैकेंसी को बढ़ाया था। जैसे जैसे आता है हम लोग बढ़ा देते हैं। परीक्षा होने के पहले तक तो कम से कम अभ्यर्थियों को मालूम होना चाहिए
कि कितनी कितनी वैकेंसी हुई, तो वो हम लोग कट ऑफ डेट उसके हिसाब से रखते हैं और वही रखेंगे इसमें भी। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जो वैकेंसी पिछले बार नहीं भरा जा सका क्योंकि अभ्यर्थी की संख्या ही काफ़ी कम थी, अमूमन कहा जाए कि लगभग 50,000 ऐसी वैकेंसी है जो कि अभ्यर्थियों की संख्या ही कम रहने के कारण से भरा नहीं जा सकता था, संभव ही नहीं था वो। तो वो मुझे उम्मीद है कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा और वो TRE 2 में आना चाहिए। जब आ जाएगा तो हम लोग उसको भी घोषित कर देंगे। सर बस एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि सर किसी पे उंगली उठा देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है सर लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सर आपको इसका पूरा श्रेय मिलता है, आपको हम सर ये बच्चे भी कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है। सर 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, आपने पिछले दिनों एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 12 लोग ऐसे थे जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। सर ये कहाँ से हो गया ये? देखिए, कोई भी अभी जैसे राम राज्य तो नहीं है कि अपराध मुक्त ही रहेगा, कोई भी ऐसा स्थिति नहीं होता है। स्वाभाविक है कि जो खुराफाती तत्व जो है, कदाचारी है, वो अपने कदाचार करने से बाज नहीं आएंगे। अगर सब कुछ अगर अच्छा रहेगा तब भी मुझे कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आखिर वो लोग हैं तभी तो मेरी भी ज़रूरत है। अगर वो रहेंगे ही नहीं तो मेरी भी ज़रूरत नहीं है और पुलिस की भी ज़रूरत नहीं है। फिर तो आराम से लोग दें परीक्षा, अपना चले जाएँ। चूँकि कदाचारी लोग रहते हैं और हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ न कुछ लोग एलिमेंट्स इस तरह से आएंगे ही आएंगे और इसके लिए हम लोग एहतियात बरतते हैं, तभी तो पकड़े गए वो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के भी लोग अभ्यर्थी होंगे जो अपने दस्तावेज में भी गड़बड़ किए होंगे, जो करते हैं। और हम लोग मान के चलते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में और जब नौकरी का इतने वर्षों के बाद ये नौकरी मिल रही है तो लोग बाय हुक और बाय क्रुक जिसको कहते हैं, किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण, मतलब उसको हिंदी सही हिंदी उसकी यही है, वो प्रयास करेंगे, वो कुप्रयास करेंगे। जितना हम लोग छांट सकते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग फिल्ट्रेशन लेयर पर हम लोग उतना छांटते गए। हम लोगों ने भी कुछ DV कराया, उसमें भी छांटा हम लोगों ने बड़ी संख्या में। फिर उसके बाद हम लोग जो मेरिट लिस्ट निकाला उसमें भी हम जानते थे कि उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे ज़रूर होंगे जो फर्जी करके आ रहे हैं। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए तो किया ही गया था और इसीलिए सशर्त ही हम लोगों ने परीक्षा फल दिया। वो छटे हैं, वो छटेंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर कोई उसके बावजूद कोई बच गया तो एक इसके बाद का भी एक लेयर है और ये योगदान के बाद का लेयर है जो वृहद अनुसंधान का मामला है, वहाँ भी छटेंगे। जब भी अभी तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखा है कि हम अपना अभ्यर्थियों का जो डॉसियर जो होता है वो हम सॉफ्ट कॉपी देते हैं, सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देते हैं। ये परिपाटी हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने 8 महीने से स्टार्ट कर दिया है। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो हम सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देंगे, एक तो वो प्रॉपर होगा, दूसरा कि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बायोमेट्रिक डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हम देंगे। वो सॉफ्ट ही कॉपी में ही दिया जा सकता है, उसका तो कोई हार्ड कॉपी हो नहीं सकता है। तो वो सॉफ्ट कॉपी में जब बायोमेट्रिक डेटा देते हैं तो कोई भी सफल अभ्यर्थी अगर योगदान करके नौकरी भी कर रहे हैं, अब ये हो सकता है ना कि राम कुमार ने सारी परीक्षा दिया, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राम कुमार ने किया और श्याम कुमार नौकरी पर करने के लिए पहुंच जाए, ये बिल्कुल संभव है। और ऐसी संभावना को ही ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने जो डॉसियर जो है वो सॉफ्ट कॉपी में भेजना शुरू किया सॉफ्ट कॉपी में, जिसमें कि हम उसका बायोमेट्रिक डिटेल्स भी देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभ्यर्थी सफल होने के बाद नौकरी कर रहे हैं उनका अटेंडेंस के समय में, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद भी कभी भी अगर उनका बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये तो फर्जी आदमी काम कर रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। धन्यवाद। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन तरीके से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करके उसको अर्न करके उसको रेफर करके अर्न कर सकते हैं और एक रेफर पर आपको 750 रुपये भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है और 1000 भी मिल सकता है। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर के अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा,
यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद अभी ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है। फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा। फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना IFSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फ़ी यानी आपको अपने एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फ़ी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फ़ी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन से वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले आकर के अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पे तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा। यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके, जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है, इस पर शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूँ तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूँ ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया 300